हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मज़ा आ रहा होगा आपको मेरे साथ नंबर सिस्टम पढ़ने में। नंबर सिस्टम की एक पहली क्लास हम लोग ख़त्म कर चुका है। तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बिल्कुल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम टॉपिक एक्चुअली इसमें क्या होता है कि लॉजिकल टॉपिक है ये ज्योमेट्री इनकी तरह नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आती है नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ने में, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, चीज़ें ऐसे ही नहीं देता। लॉजिकल टॉपिक है, ठीक है, और काफ़ी लेंथी टॉपिक भी है। तो हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली क्लास हम लोग नंबर सिस्टम कर चुके हैं। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक तो यूनिट डिजिट कर चुके, फिर सैट्स एंड इंडिसेस भी इसी का टॉपिक मान लेते हैं, इसी का टॉपिक में आता है वो, तो वो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो बात करूँ नंबर सिस्टम, इतना लेंथी टॉपिक है। अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लासेस में चल जाओ, अगर वो लोग पूरी ईमानदारी से भी पढ़ाओगे ना, तो भी ये चैप्टर खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है। तो आप मेरे पास आए हो, मैं यकीन दिला रहा हूँ नंबर सिस्टम टॉपिक आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। गारंटी देता हूँ, पूरा नंबर सिस्टम मेरे साथ खत्म कीजिएगा। उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर की कोई सी किताब सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहली क्लास हम लोग खत्म कर चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे साथ नंबर सिस्टम पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न वाइज पढ़ रहे हैं। तो मैं बोल सकूँ, अगर यूट्यूब पे एकमात्र बैच होगा जहाँ पे आपको 100% चीज़ें बिल्कुल पैटर्न में, सीक्वेंस में मिल रही है, तो बिलीव करना दोस्तों, आपकी हर एग्जाम कवर होगी। नंबर सिस्टम में काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आती है, पर देखो जैसे मैंने थर्ड सेकंड चैप्टर खत्म कर दिया पूरी तरीके से। आपने अगर पूरी क्लास ली होगी किसी स्टूडेंट ने, तो मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आई होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो नंबर सिस्टम की पहली क्लास हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब दूसरी क्लास करेंगे, ठीक है। तो पहली क्लास में बिल्कुल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, आज की क्लास में भी थ्योरी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें थी, तो आप रिवाइज करके आए होंगे, ठीक है। दो तीन कंसेप्ट हो रहा है, वो देख लेते हैं। तो मैं डालता हूँ नेचुरल नंबर। मैंने आपको बता दिया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स की मैंने कल आपको डेफिनेशन बताई थी। नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर संख्याएं क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। अर्थात 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में आ गया, यानी जीरो नहीं आएगा, पॉजिटिव बोल दिया मैंने। तो जितनी भी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर संख्या है, वो सब नेचुरल नंबर कैटेगरी में जाएगी। अर्थात 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाएगी। ध्यान रखना, जीरो इसमें सम्मिलित नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नहीं होता। और मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर संख्याओं को ही क्या बोलते हैं? नेचुरल संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो कल मैंने इनका दो पार्ट में डिवाइड किया था, सम और विषम में। आज भी हम लोग इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन दे दी, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज क्या होती है? नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मैं दोनों पार्ट लिख देता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये जो चीज़ पढ़ाऊंगा ना, आधे घंटे तक बिल्कुल आपको साइलेंस होकर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। काफी स्टूडेंट को आज तक कंफ्यूजन रहा होगा, बट अब मैं कभी कंफ्यूजन रहने नहीं दूंगा, ठीक है। तो बात करता हूँ, नेचुरल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले भाग की बात करता हूँ मैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ब्रैकेट में लिख देता हूँ अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब दूसरा पार्ट है कॉम्पोजाइट नंबर, कंपोजाइट नंबर्स, इधर लिख देता हूँ भाज्य संख्या है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर को ही इन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी लिख दूँ तो कोई गलत थोड़ी ना है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स को ही क्या बोला गया? पॉजिटिव इंटीजर संख्याओं को क्या बोला गया? नेचुरल नंबर। तो मैं लिख देता हूँ, एक से चालू हो गई, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगी। देखो पॉजिटिव आएगा तो जीरो आएगा नहीं, तो जीरो का तो खेल खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। इंटीजर, ये सब इंटीजर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, नेचुरल नंबर्स को ही प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजाइट नंबर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम लोग इनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर्स की स्पेलिंग सही है ना? ठीक है। अब बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आधे घंटे तक आपको बिल्कुल पूरा ध्यान इधर रखना है, ठीक है। तो मैं बात करूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होता है और कॉम्पोजाइट नंबर्स क्या होता है, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती है। बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि काफी स्टूडेंट को कंफ्यूज रहता है इसमें। बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करेंगे, तो बिल्कुल शांति से ये चीजें खत्म करेंगे, ठीक है। तो बात करता हूँ कि प्राइम नंबर्स अर्थात अभाज्य संख्याएं क्या होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
आप भी मेरे साथ साथ नोट करना। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। ये डेफिनेशन है भाई, ये कंपलसरी है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके दो एग्जैक्टली मतलब ना दो से कम ना दो से ज्यादा दो फैक्टर होते हैं, उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? वो सभी संख्याएं प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आएगी। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, इधर लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, फैक्टर्स के बारे में बात करूँ। फैक्टर्स क्या होता है, एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। जब मैं आपको एलसीएम एससीएफ पढ़ाऊंगा ना, तब बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होते हैं? डिवाइड करने वाली संख्याएं, अर्थात भाग देने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? किसी संख्या के फैक्टर बोलते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है, गुणन यानी गुणन, खंड यानी भाग, अर्थात किसी संख्या के जितने खंडों में गुणा किया गया है वो उसके गुणनखंड हो गए, अर्थात भाग देने वाली संख्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ले लिया, सपोज करो छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 15 ले लिया। तो मुझे इस 15 के गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड यानी भाग देने वाली संख्या है, अर्थात इस 15 को कौन कौन सी संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड करती है, वो सभी संख्याएं 15 के गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले बात करूँ मैं एक, बिल्कुल एक तो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे 15 के गुणनखंड निकाल रहा हूँ, अर्थात वो सभी संख्याएं जो 15 को डिवाइड करती है, 15 को पूरी विभाजित करती है, वो सभी संख्याएं 15 के गुणनखंड कहलाएगी। तो सबसे पहले तो आ गई एक। अब मैं बात करूंगा दो नहीं है, अब बात करूंगा तीन। बिल्कुल तीन 15 को डिवाइड करता है, फिर 5 करता है, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ नहीं करता, अब 15 करता है। ठीक है, तो ये इस संख्या 15 के गुणनखंड हो गए। मैंने आपको बता दिया गुणनखंड क्या होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि सपोज करो 24 ले लेते हैं। तो इस 24 से गुणनखंड निकालना है। अब मैंने क्या बताया था? गुणनखंड यानी डिवाइड करने वाली संख्या है, अर्थात भाग देने वाली संख्या है। ठीक है, किसी संख्या को जितनी संख्याएं भाग देती है ना, वो संख्याएं उस संख्या का क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। जैसे कि 24, तो मैं देखूंगी 24 को भाग देने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले एक तो भाई हर नंबर में आएगा, ठीक है, दुनिया के हर नंबर को डिवाइड करने वाली संख्या एक है, तो एक तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, एक के बाद में दो, बिल्कुल दो, तीन बिल्कुल, 4 6 8 12 और खुद 24। ठीक है, तो ये हो गए 24 के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को हम समझ में आ गए होंगे, अर्थात डिवाइड करने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? किसी संख्या के फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या होगी प्राइम नंबर्स की? वे संख्याएं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की। सबसे पहले बात करता हूँ जीरो। देखो जीरो तो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में है नहीं, तो जीरो ना तो प्राइम नंबर होता है ना कॉम्पोजिट, जीरो इज ए न्यूट्रल। ठीक है, तो जीरो को तो कतई भूल जाइए, क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं, एक से ही कर लेते हैं। एक क्या एक प्राइम नंबर है? क्या एक अभाज्य संख्या है क्या? तो देखते हैं। तो अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है? वे संख्या जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। तो मैं एक के फैक्टर देखूंगा, एक के क्या क्या फैक्टर होंगे। तो भाई एक को डिवाइड करने वाली कौन कौन सी संख्या है? तो एक को तो सिर्फ एक ही डिवाइड कर सकता है ना, बाकी तो कोई दुनिया में संख्या है ही नहीं जो एक को डिवाइड करेगी। अब आप दो करोगे तो एक को दो से पूरा पूरा डिवाइड खा जा रहा है, तो एक को डिवाइड करने वाली एक ही संख्या है। सॉरी, मतलब यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि एक का एक ही फैक्टर है, इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहते हैं कि किसी संख्या के एग्जैक्टली दो फैक्टर होने चाहिए। एक का तो एक ही फैक्टर है ना, अर्थात एक को तो एक ही संख्या डिवाइड करती है ना, एक, तो एक का तो एक फैक्टर है, तो एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो एक तो हट गया भाई यहाँ से। ठीक है, अब अगला नंबर ले लेते हैं। अगला नंबर लेते हैं दो। अब क्या दो प्राइम नंबर है क्या? उसके लिए क्या देखना है मुझे? दो के फैक्टर देखना है। अगर दो के एग्जैक्टली दो फैक्टर हो गए तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो बात करता हूँ दो के फैक्टर मतलब दो को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती है। तो सबसे पहले एक तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, एक तो दुनिया के सभी नंबर को डिवाइड करता है, और एक खुद दो आ जाएगा। अब देखो दो को क्या इन दोनों संख्याओं के अलावा और कोई सी भी संख्या है क्या जो इस दो को डिवाइड करेगी? नहीं है। तो दो के कितने फैक्टर हो गए? दो के टू फैक्टर हो गए, तो दो क्या माना जाएगा? दो एक प्राइम नंबर माना जाएगा। तो एक एग्जांपल आ गया दो। ठीक है, हम अगला देख लेता हूँ तीन।
अब देखो कि तीन के अगर दो फैक्टर हो गए तो तीन प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मैं देखता हूँ तीन, ठीक है, तीन के फैक्टर्स यानी तीन को डिवाइड करने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। एक, एक तो आता ही आता है, और एक खुद तीन हो गया। क्या इन दोनों नंबर्स के अलावा तीन को कोई ऐसी संख्या है जो इस तीन को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी? नहीं है। तो तीन के कितने फैक्टर हो गए? तीन के दो फैक्टर हो गए ना, तो ये भी क्या माना जाएगा? ये भी प्राइम नंबर माना जाएगा, ठीक है, ये तीन होगा। अब मैं बात करता हूँ अगला नंबर चार। अब मैं देखूंगी चार के कितने फैक्टर है, ठीक है, तो मैं देखूंगी चार को कौन कौन सी संख्याएं पूरा पूरा डिवाइड करती है। तो एक, एक तो आएगा ही आएगा। दो बिल्कुल चार को डिवाइड करता है, चार बिल्कुल चार को डिवाइड करता है। अब देखो यहाँ पे हो गए तीन फैक्टर्स, चार के तीन फैक्टर हो गया था। चार को तीन संख्याएं पूरा पूरा डिवाइड करती है, एक दो चार। अब मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? वे संख्याएं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। तो यहाँ तो भाई तीन फैक्टर हो गए ना, तो चार प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, तो चार कट गया यहाँ से। अब अगला देख लेते हैं, पांच देख लेते हैं। तो मैं देखूंगी पांच के कितने फैक्टर है। पांच का एक फैक्टर तो है ही, तो पांच को कितनी संख्याएं पूरा पूरा डिवाइड करती है? एक करती है, दो नहीं करती, तीन नहीं करती, चार नहीं करती, खुद पांच करती है। तो पांच से कितने फैक्टर आएंगे? दो फैक्टर। तो पांच भी क्या होगा? पांच भी एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अगला बात करता हूँ मैं छह। तो छह के कितने फैक्टर है? तो मैं देखूंगा छह को कौन कौन सी संख्याएं पूरा पूरा डिवाइड करती है। वो सभी छह के फैक्टर है। छह को एक पूरा पूरा डिवाइड करता है, दो करता है, तीन करता है, और कुछ छह करता है। तो ये छह को डिवाइड करने वाली संख्या हो गई, अर्थात ये छह के फैक्टर हो गए ना। तो छह के तो चार फैक्टर हो गए ना। अब मेरी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी संख्या के दो फैक्टर होने चाहिए अगर वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में लाना है। तो यहाँ तो चार फैक्टर हो गए, तो छह क्या है? छह प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं बात करता हूँ सेवन की। तो सेवन कितने फैक्टर है? सेवन एक से और सात से डिवाइड होता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता ना। तो सात के दो फैक्टर है, तो सात क्या माना जाएगा? सात एक प्राइम नंबर माना जाएगा। अब बात करता हूँ नौ की। काफी स्टूडेंट को नौ में कंफ्यूजन रहता है, तो नौ को देख लेते हैं। नौ के फैक्टर होते हैं एक, तीन होते हैं भाई, और खुद नौ होता है। तो नौ के तो तीन फैक्टर हो गए ना, तो नौ तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा नहीं, तो नौ भी कट गए यहाँ से। अब अगला देख लेते हैं ग्यारह। बिल्कुल ग्यारह के दो फैक्टर होते हैं। ग्यारह एक और ग्यारह से डिवाइड होता है, और दुनिया में किसी भी संख्या से ग्यारह डिवाइड नहीं होता। तो ग्यारह के दो फैक्टर हो गए, तो ग्यारह क्या माना जाएगा? प्राइम नंबर माना जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही तेरह की बात करता हूँ। बिल्कुल तेरह के भी दो फैक्टर होते हैं, एक और तेरह। तो यहाँ से तेरह हो गए। ऐसे डॉट 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 करते करते इनफाइनट तक जाएगा। अब मैं बात करूँ काफी, तो इनफाइनट तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऐसे निकाले जाते हैं प्राइम नंबर, अर्थात किसी भी संख्या के एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, तो वो संख्या क्या होगी? प्राइम नंबर्स होगी। एक बार आप उतार लीजिए, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट और इनफाइनट तक जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये सभी संख्याएं दो, तीन, पाँच, सात, ग्यारह, तेरह, आगे कितने? 17, 19, 23, 29, ये सब संख्याएं आगे प्राइम नंबर मानी जाती है। तो इन सभी संख्याएं प्राइम नंबर कैटेगरी में आई, क्योंकि इनके दो फैक्टर होते हैं। इनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, इस वजह से प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ गई। बिल्कुल डिटेल में समझे। वो दो फैक्टर क्या होते हैं? वो दो दो फैक्टर मैं बता देता हूँ। एक तो एक एक होता है किसी भी संख्या के ऊपर, और एक खुद वो इटसेल्फ, और एक वो खुद, ठीक है। वो दो फैक्टर यही होंगे भाई। अगर कोई भी संख्या प्राइम नंबर है ना, तो उसके दो ही फैक्टर होते हैं, वो दो फैक्टर यही होते हैं, फिक्स है। एक तो एक हो जाएगा, एक एक सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, तो एक सभी संख्याओं का एक फैक्टर होता है, ठीक है। एक होगा एक इट्स सेल्फ एंड खुद वो संख्या। जैसे कि मैं बात करूँ 29, तो 29 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 29 का एक फैक्टर है और एक खुद 29 है। तो इस वजह से 29 के दो फैक्टर हो गए, तो इस वजह से 29 क्या होगा? प्राइम नंबर कैटेगरी में आ गया। तो प्राइम नंबर के दो फैक्टर होंगे, और वो कौन कौन से होंगे? एक तो एक होगा और एक खुद वो संख्या। इसके अलावा प्राइम नंबर्स पे कोई फैक्टर नहीं होंगे, सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक होगा और एक खुद वो संख्या होगी, ठीक है। तो ये मैंने बता भी दिया कि टू फैक्टर्स कौन कौन से होता है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है, ये सब प्राइम नंबर है। दो, तीन, पाँच, सात, ग्यारह, तेरह, ठीक है। तो अब आप देखो कि कोई सा भी प्राइम नंबर कोई फिक्स गैप पे नहीं आ रहा, अर्थात इसमें कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा। आपके मन में आ गया होगा सर ऐसे हम प्राइम नंबर कैसे याद करेंगे? ऐसे तो बिल्कुल रख रख के करेंगे क्या? बिल्कुल आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला अभी तक बना नहीं है। उसका रीजन है क्यों? देखो आप प्राइम नंबर को ध्यान से देखो। यहाँ पे एक का गैप आ रहा है, दो तीन, एक तीन से दो, दो का गैप आ रहा है, पाँच से सात, दो का गैप आ रहा है, सात से चार, 11 का गैप आ रहा है, फिर दो का गैप आ रहा है, फिर 13 से 17, चार का गैप आएगा,
ठीक है। फिर बात करूँ मैं 23 की, तो 6 का गैप आ जाएगा, आगे 6 का गैप आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कोई सा भी प्राइम नंबर, किन्हीं भी दो प्राइम नंबर के बीच में सेम गैप नहीं है। अगर कुछ भी आ रहा है, कोई सा भी प्राइम नंबर कुछ भी नंबर के बाद आ रहा है, यहाँ पे देखो एक गैप आ रहा है, दो आ रहा है, दो आ रहा है, चार आ रहा है, दो आ रहा है, फिर छह आ रहा है। अर्थात यहाँ पे कोई सा भी प्राइम नंबर के बीच में, किन्हीं भी दो लगातार प्राइम नंबर के बीच में गैप सेम नहीं है, गैप बार बार बदल रहा है। तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर्स के बीच में कोई पैटर्न नहीं बनता, कोई इनका बिहेवियर है ना जो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कोई सेम पैटर्न नहीं बनता, सेम चीजें नहीं बनती, तो इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा बताओ। तो इस वजह से प्राइम नंबर का फॉर्मूला अभी तक कोई बना नहीं पाया। वैसे तो काफी सारे फॉर्मूला है इसके, बट वो सब इरेलेवेंट है, मतलब अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको याद कर लो चाहे डायरेक्ट याद कर लो, बात एक ही है, और वो डिफिकल्ट फॉर्मूला है। तो बिल्कुल 2 3 5 7 इनका कोई पैटर्न नहीं होता प्राइम नंबर्स का, इस वजह से कोई इनका फॉर्मूला इजाद नहीं कर पाया। तो हम लोग इनको बिल्कुल रैंडमली याद करेंगे, ठीक है, रख रख के याद करेंगे। अब काफी स्टूडेंट के आए मन में आ रहा हुआ सर हम कैसे पता करेंगे कि ये कोई प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखो हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी में छोटे छोटे ही प्राइम नंबर पूछे जाते हैं, तो आप उनको देखते ही बता दोगे कि हाँ एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस और इतना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते ही बता दोगे। ज्यादा बड़े बड़े आएंगे नहीं, छोटे छोटे प्राइम नंबर आएंगे, उनको देख कर आप बिल्कुल बता दोगे हाँ भाई प्राइम नंबर है। जैसे मैं बात करूँ आपसे 73 की बात करता हूँ, तो मैं पूछूँ 73 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप लोगों के मन में आया वो बिल्कुल सर एक प्राइम नंबर है। आप कैसे किया आपने, ये बिल्कुल याद थी, ये डाटा के बारे में हमको जानकारी थी, इस वजह से आपने बिल्कुल बता दिया कि 73 इज ए प्राइम नंबर। क्यों, देखो 73 के कितने फैक्टर होते हैं, 73 के एक और 73 खुद दो ही तो फैक्टर होते हैं, तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। क्या आपने 73 को किसी फायदे में देखा, अब यहाँ पे आपकी नॉलेज काम आएगी, अर्थात आपके फायदे काम आएंगे। क्या आपने 73 को किसी संख्या के फायदे में देखा क्या, किसी संख्या का फैक्टर होते देखा क्या, किसी संख्या की मल्टीप्लाई में देखा क्या आपने, 73 को कहीं नहीं देखोगा। 73 एक से कट रहा है, कुछ 73 से कटता है, बाकी 73 किसी फायदे में नहीं आता, किसी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं होता। तो ये 73 क्या होगा, तो आप देखते ही बता दिया ना 73। तो ये ज्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं आएंगे, छोटे छोटे ही नंबर पूछेगा, तो उनको आप बिल्कुल देखते ही बता दोगे। छोटा सा मतलब मतलब फायदे याद होने चाहिए। मैं बात करूँ अगला 67, क्या 67 एक प्राइम नंबर है नहीं है, तो सारे स्टूडेंट बोल रहे हो सर 67 एक प्राइम नंबर है, ये कैसे आया, क्योंकि ये चीजें आपने याद रखी थी। तो ये प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बड़े बड़े नंबर आएंगे नहीं, तो बिल्कुल आप देखते ही बता दोगे, तो इसमें ज्यादा आपको लोड नहीं लेना, ठीक है। तो बिल्कुल प्राइम नंबर को आपको रेंडमली याद करनी ही है, ठीक है। तो ये सब प्राइम नंबर के एग्जांपल मैंने दे दिए। यहाँ पे प्राइम नंबर कोई सा भी की नहीं भी, दो लगातार प्राइम नंबर के बीच में फिक्स गैप नहीं है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो हमको ये बिल्कुल रैंडमली याद करना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर यही होगा ना, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, शॉर्ट में लिख देता हूँ पी, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये भाई ये स्टेट एग्जाम में और MTS CHSL में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो याद रखना। ये बात करूँ दो, दो दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूँ सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या मानी जाएगी, दो मानी जाएगी। एक तो देखो अभाज्य संख्या कैटेगरी में है ही नहीं, तो एक सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात करूँ तो वो दो है, ठीक है। और एक दो के बारे में खास चीज हो रहे हैं, ये चीजें थ्योरेटिकली पूछी जाती है, बट मैं आपको जब एग्जाम में मतलब क्वेश्चंस आएंगे ना, जब इनका रोल बहुत तगड़ा होगा, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है इन चीजों को, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि दो इस दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और मैं बात करूँ कि यही एक इकलौता मात्र है जो इवन नंबर भी है। दो एक इवन नंबर भी है ना, कल मैंने बताया था ना आपको। तो मैं बात करूँ कि दो इस दुनिया का सबसे छोटा इवन नंबर है, तो कोई बुराई थोड़ी ना है। और देखो दो के बाद में जितने भी आगे के प्राइम नंबर आएंगे, 3 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे, 11 आएंगे, सबके सम क्या है, सबके सब क्या है, और नंबर है, तब विषम संख्या है। तो दो दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या है और सबसे छोटी भी है। तो दो के बारे में स्पेशल चीज याद रखना, ठीक है। बाकी देखो दो के बाद में जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, आप चाहे अनंत तक चले जाना, सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड हो गए। तो दो ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा है और सबसे और इवन भी है, ठीक है। तो ये दो के बारे में बता दिया। अब मैं बात करता हूँ 3 5 7। देखो ये एक स्पेशल सेट होता है, ये आपको याद रखना है। स्पेशल सेट क्यों है, आप देखो यहाँ से 3 से 5 के बीच में 2 का गैप है, 5 से 7 के बीच में 2 का गैप है, तो क्या हो गई, ये 3 लगातार नंबर हो गए ना, 3 लगातार नंबर हो गए, 3 2 5 और 2 7। तो ये सेट ना लिख देता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ 3 लगातार विषम
अभाज्य संख्याएं है ये। 3, 5, 7 एक स्पेशल सेट होता है, इसको आपको याद रखना है, सवालों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करो 3, 5, 7, ये 3 लगातार विषम संख्याएं, 3 लगातार विषम संख्याएं और ये तीनों अभाज्य संख्याएं पे। इनके अलावा दुनिया में और कोई सेट नहीं है जो 3 लगातार लगातार विषम संख्याएं और 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याएं, इनके अलावा और दुनिया में कोई सेट है ही नहीं। तो 3, 5, 7 ये स्पेशल चीज होती है, आपको इन पे ही ज्यादातर एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 3, 5, 7 यही एक सेट दुनिया में है जो 3 लगातार विषम संख्याएं भी है और तीनों प्राइम नंबर्स भी है। तो इनको बिल्कुल ध्यान से रखना है। क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी वजह से तो मैं इतना बेसिक से इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ इनको। ठीक है, तो ये 3, 5, 7 3 लगातार विषम है और अभाज्य संख्या है। एकमात्र मैं बोलूँ दुनिया में यही एकमात्र सेट है, इसके अलावा आप कहीं पर भी चल जाए 11, 13, 17। अब मैं बात करूँ आगे 11, 13 तो 17, देखो इनमें 2 का गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है, तो लगातार कहाँ है ये? लगातार विषम अभाज्य संख्या थोड़ी ना है, तो एकमात्र सेट ही है 3, 5, 7। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने आपको ये दोनों के बारे में बता दिया। अब कई स्टूडेंट के मन में आया होगा कि सर सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट तो ये सीरीज तो चलती जाएगी, कभी खत्म थोड़ी ना होगी। तो ये मैंने आपको प्राइम नंबर के एग्जाम्पल भी बता दिए और ये सब हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि, तो मैं मिटा देता हूँ भाई ये था ना। ठीक है, क्योंकि अभी काफी स्पेस चाहिए मेरे को। अब जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से कर लेना। दुनिया के सभी प्राइम नंबर्स, दुनिया की सभी अभाज्य संख्याएं 6n ± 1 फॉर्म में होती है। क्या बोला मैंने? कि दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स है, दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्या है, वो सब की सब 6n ± 1 फॉर्म में होती है। सिर्फ 2 और 3 को छोड़कर दुनिया के सारे प्राइम नंबर 6n ± 1 फॉर्म में होती है। यही फॉर्म होगी, अगर इस फॉर्म में नहीं आएगी तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा। बताता हूँ मैं कैसे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि दुनिया के सभी नंबर 6n ± 1 फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं भाई। यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ 2 और 3 को छोड़कर, 2, 3 को छोड़कर 3 से बड़े नंबर को लेना है। और n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है भाई। मैं नेचुरल नंबर को ही प्राइम और कंपोजिट नंबर में डिवाइड करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। n क्या है? नेचुरल नंबर। 2, 3 को छोड़कर, यानी कि 3 से जितने भी बड़े नंबर है, 3 से जितने भी प्राइम नंबर है, वो सभी के सभी 6n ± 1 फॉर्म के होने चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर माने जाएंगे। बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है। उल्टा कैसे? अगर मैं बोलूँ कि कोई भी संख्या 6n ± 1 फॉर्म में है, तो जरूरी नहीं है कि वो संख्या प्राइम नंबर हो। वो संख्या प्राइम नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी आपको। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। दुनिया के सभी प्राइम नंबर्स 2 और 3 को छोड़कर 6n ± 1 फॉर्म में होते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि कोई भी संख्या 6n ± 1 फॉर्म में हो वो प्राइम नंबर बने ही। वो बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। बिल्कुल मैंने आपको डीप में पढ़ा है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे ध्यान रखना, 2 और 3 को छोड़कर, क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो n को हम बटे में लेंगे तो फिर ये नंबर तो नेचुरल नंबर कैटेगरी माना नहीं जाएगा। आप कुछ भी रख लीजिए चाहे यहाँ से। ठीक है, 2, 3 को छोड़कर 6n ± 1 फॉर्म में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करता हूँ। कोई सा भी नंबर ले लो आप, आपकी मर्जी से कोई सा ले लो, 2, 3 को छोड़कर। सब मैंने 5 ले लिया। ठीक है, 5 ले लिया, तो अब n की जगह आप 1 रख लीजिए, तो क्या आएगा? 6 - 1 कितना आ गया? 5 आ गया। 1 रख लो, प्लस कर लो तो 6 1 प्लस कितना आ गया? 7। तो 7 भी प्राइम नंबर होता है। कोई सा भी ले लो, जैसे कि आपके मन में आ रहा है 29। क्या 29 इस फॉर्म का है क्या? बिल्कुल, अगर 29 प्राइम नंबर है तो इस फॉर्म का होगा ही होगा। तो 29 को कैसे लिखता हूँ? 6 × 5 - 1, बिल्कुल इस फॉर्म का बन गया है ना। किसी को भी रख लो आप, 73 को रख लो चाहे से, 6 × 12 + 1, देखो ये बन गया ना, 6n + 1 फॉर्म का बन गया ना। तो बिल्कुल 73 क्या है? 73 इज ए प्राइम नंबर हो गया। किसी को रख लो, 67 को लिख लो आप, 6 × 11 + 1, तो ये देखो 6n + 1 फॉर्म का बन गया ना। तो दुनिया के सारे नंबर 6n ± 1 फॉर्म के होते हैं, 2 और 3 को छोड़कर। 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सब 6n ± 1 फॉर्म के होंगे। ठीक है, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है। उल्टा कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अर्थात कोई भी संख्या जो 6n ± 1 फॉर्म की होगी तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही बने। वो प्राइम नंबर बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। जैसे कि एग्जाम्पल से लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लिया मैंने 25 ले लिया। ठीक है, तो 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 × 4 + 1, देखो ये बिल्कुल हो गया ना, 6n + 1 फॉर्म का हो गया ना।
तो बट 25 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि 25 का तो देखो कितने फैक्टर होंगे, 1 हो गए, 5 होंगे और कुल 25 होगा, तो 25 का तो 3 फैक्टर हो गए ना, तो प्राइम नंबर के लिए तो 2 ही फैक्टर चाहिए ना। तो 25 क्या है, 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, बट इसको देखो 6n प्लस माइनस प्लस वन फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या बोला, कोई सी भी संख्या जो 6n प्लस माइनस वन फॉर्म में हो, तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो, वो प्राइम नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगला बात कर लेता हूँ 35 की बात कर लेता हूँ। 35 कैसे लिख सकता हूँ, तो 6 × 6 -1, तो ये देखो ये बिल्कुल 6n -1 फॉर्म में लिख दिया ना। तो 35 क्या है, 35 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि 35 के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, बट ये याद रखना कि दुनिया के जितने भी सब नंबर है वो 6n प्लस -1 फॉर्म में होंगे, प्राइम नंबर्स की बात करूँ तो। आप प्राइम नंबर को ऐसे भी पहचान सकते हो एग्जाम में आए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में आ गया आपके पास 47, तो अब आपको मन में आएगा कि सर 47 प्राइम नंबर है नहीं है, तो बिल्कुल आपको इस फॉर्म में देख लेना, 6 से भाग कर लो। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 6 8 48 -1 ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो बिल्कुल ये 47 प्राइम नंबर, आप ऐसे भी प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एसएससी में छोटे छोटे ही प्राइम नंबर्स आते हैं, उनको आप देख के ही बता दोगे कि हाँ भाई ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्शन है भाई, 2 और 3 को छोड़कर होना चाहिए भाई, 3 से बड़े नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब अगला क्या देख लेते हैं। अगला कभी कभी एग्जाम में बेसिक सवाल आ जाता है, CHSL MTS में तो आ जाता है, ठीक है। कैसे मैं बात करूं, अगर 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टेट एग्जाम में तो पूछ लेता है, पुलिस वगैरह में पूछ लेता है, MTS और CHSL में दोनों में पूछ लेता है कभी कभी भाई 1 से 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो बिल्कुल आपको ये रैंडमली याद करने पड़ेंगे, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, कोई फॉर्मूला बना ही नहीं पाया, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न ही नहीं होता। तो बिल्कुल आपको रैंडमली चेक करने होंगे। तो मैं देख लेता हूँ, 1 से 50 के बीच में बोला मैंने, तो सबसे पहले 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, और कौन सा आ गया फिर 23 आ गया, 29 आ गया, 31 आ गया, 37 आ गया, 41 आ गया, 43 आ गया और 47 आ गया। तो गिनो उनको, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक गायब है भाई, 15 होता है ना। कौन सा होगा, 1 से 50 के बीच में देख रहे हैं, 2 3 5 7 11 13 17 23 29 37 होगा, 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, एक गायब है भाई, एक। वापस कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होने चाहिए भाई, कौन सा गायब है, ठीक है। 2 हो गया, सॉरी सॉरी एक भूल तो गए ना, 1 2 3 4, ठीक है। तब तक आप गिनो, मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। आ गया क्या यार सबको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 19 हम लोग बोल गए थे, ठीक है। तो आपको ऐसे रैंडमली याद करने पड़ेंगे, लिख लिख के याद करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बात करूँ 1 से 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, टोटल 15 प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बिल्कुल आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। एग्जाम में कभी कभी आता है, एग्जाम में तो इवन ऐसे भी आ सकता है कि 50 से 75 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो गए, तो बिल्कुल आपको रैंडमली देखना ही पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ऐसे मैं बात करूँ 1 से 50 तक हो गई, मैं बात करूँ कि 50 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, तो आप करके देख लीजिएगा 10 प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये करना है, बट ज़्यादातर फिक्स है कि यही 3 4 में से घुमा फिरा के पूछा जाता है, बट आपको ये रैंडमली करने पड़ेंगे अगर एग्जाम में आ गए तो, ठीक है। तो मैं बात करूँ यहाँ से 1 से 100 तक के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए, तो जोड़ दूंगा तो कितने आ गए, 25 आ गए, ठीक है। तो ये हो गई। अब गत वर्ष CHSL में सवाल आया था भाई, 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, तो 46, ये आपको याद रखना है। पिछली बार CHSL में डायरेक्ट सवाल आया था, ठीक है,
कि 46 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 200 के बीच में। अगर मान लो 1 से 1000 तक के बीच में पूछे तो 1 से 1000 तक के बीच में पूछे तो कितने आएंगे प्राइम नंबर्स। ये अभी तक नहीं पूछा, बट फ्यूचर ईयर सवाल है, पूछ सकते हैं भाई। डाटा याद करना है छोटा सा तो याद कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 1 से 200 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो 1 से 1000 के बीच में कितने होते हैं, 168 होते हैं। बस ये आपको याद रखना है। ऐसे पूछेगा नहीं कौन कौन से होते लिख लिख के बताओ, ऐसे नहीं पूछेगा। जैसे पिछली बार पूछ लिया 1 से 200 के बीच में प्राइम नंबर होते हैं टोटल 46, और 1 से 1000 के बीच में 168 होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया प्राइम नंबर्स के बारे में पूरा डिटेल में, ठीक है। बिल्कुल आपको प्राइम नंबर्स बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब तो कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा। ध्यान रखना, 2 के बारे में बता दिया। 2 एकमात्र इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि एक सम संख्या है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है। और 3, 5, 7 ये 3 लगातार क्रमागत विषम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है। बस यही 3 लगातार विषम संख्या है, इनके अलावा कोई सी भी लगातार विषम संख्या नहीं है जो कि प्राइम नंबर्स है। बिल्कुल हमने डिटेल में डिस्कस किया। और प्राइम नंबर्स को हम लोग 6n + -1 फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि कोई भी संख्या 6n + - फॉर्म में हो तो वो प्राइम नंबर हो। वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भाई, सारे एग्जाम्पल ले लिए, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर अगर कोई चीज छोटी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्पोजाइट नंबर की, ठीक है। प्राइम नंबर बिल्कुल आपको आ गया। अब कंपोजाइट नंबर की बात करते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है। तो बिल्कुल वो संख्या है जो अभाज्य संख्या है, नहीं है वो सब भाज्य संख्याओं कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। अर्थात वो नंबर जो प्राइम नंबर है नहीं है, वो सभी क्या होंगे, वो सभी कंपोजाइट नंबर होंगे। तो मैं बात करता हूँ डेफिनेशन क्या है। ये तो तुलना करने वाली बात हो गई, हाँ भाई ये नहीं होंगे तो ये होंगी, बट डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, काफी स्पेस है ना। वे नंबर्स जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं, वे सभी नंबर क्या होंगे, कंपोजाइट नंबर होंगे। वे सभी नंबर भाज्य संख्या होंगे। क्या, वे नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स तो होते हैं। भाई 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से ज्यादा चाहे कितने ही हो, 3, 4, 5, 7 इनफाइनाइट तक कितने ही हो, लेकिन वे नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो वो सभी क्या कहलाएंगे, कंपोजाइट नंबर। अर्थात वो सभी भाज्य संख्याएं कहलाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल होगा, वे नंबर जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कंपोजाइट नंबर होते हैं, अर्थात भाज्य संख्याएं होते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं, 1 से कर लेते हैं भाई। तो क्या एक भाज्य संख्या है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 1 का मैं बात करूं फैक्टर्स के, भाई इसका कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए तभी तो ये भाज्य संख्या कैटेगरी में आएगा। तो 1 को मैं देखूंगा 1 किससे डिवाइड, 1 तो सिर्फ 1 से ही होता है, तो 1 का तो सिर्फ 1 ही तो फैक्टर है। तो अब आपने क्या सीखा यहाँ से, मैं लिख देता हूँ 1 इज NEITHI, 1 इज नाइदर, क्या है, नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजाइट नंबर। ये ध्यान रखना है, एक ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजाइट नंबर होता है। क्यों, प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम नहीं, प्राइम नंबर होने के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए, बट 1 का तो 1 ही फैक्टर होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं आएगा। और कंपोजाइट नंबर मतलब भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, बट इसका तो 1 ही फैक्टर होता है। तो एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्याएं होती है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर, सार्वत्रिक गुणांक है। एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, बट एक जो है ना सार्वत्रिक गुणांक है, अर्थात यूनिवर्सल फैक्टर है। एक बार रेलवे में सवाल आया था कि यूनिवर्सल फैक्टर क्या है, तो यूनिवर्सल फैक्टर 1 हुआ। यूनिवर्सल फैक्टर यानी कि जो सभी नंबर को डिवाइड कर दे, फैक्टर यानी कि डिवाइड करने वाली संख्या होती है, अर्थात उसका टुकड़ा होता है, वो संख्या में से निकला हुआ। तो सार्वत्रिक यानी कि सभी संख्याएं आ गई, फैक्टर यानी कि जो उनको डिवाइड कर दे। तो दुनिया में एकमात्र नंबर है जो सभी संख्याओं को डिवाइड करता है, तो वो तो एक को क्या बोलता है, एक को यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। तो एक ध्यान रखना, एक इज नाइदर प्राइम नॉर प्राइम नंबर्स और नॉर कंपोजाइट नंबर, बट वन इज एन, आप लिख लो एन यूनिवर्सल फैक्टर, बट एक क्या है, सार्वत्रिक गुणांक है। तो एक के बारे में बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहना, ठीक है। एक ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजाइट होता है, बट एक क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है, सार्वत्रिक गुणांक होता है। तो यहाँ से एक भी हट गया है, ठीक है। अब बात करूँ दो तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ गया था, ठीक है। 3 प्राइम नंबर कैटेगरी में आ गया था। अब बात करूँ 4 के, तो 4 क्या भाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखो 4 के फैक्टर देखो, तो 4 को कौन कौन सी संख्या पूरा पूरा डिवाइड करती है। एक तो 1 हो गई,
2 हो गई और खुद 4 हो गई, तो 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 हो गए। तो बिल्कुल 4 क्या माना जाएगा? 4 एक कॉम्पोजाइट नंबर है, था भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर है और भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर होना जरूरी है। तो बिल्कुल 4 के तो 3 फैक्टर तो है ना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 5। 5 तो बिल्कुल प्राइम नंबर में आ गया था। अब मैं बात करूँ 6 की, तो 6 के कितने फैक्टर है? 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 6 से डिवाइड होता है। तो 4 फैक्टर होंगे, तो बिल्कुल 6 क्या माना जाएगा? 6 एक क्या माना जाएगा? कॉम्पोजाइट नंबर माना जाएगा, अर्थात अभाज्य संख्या माना जाएगा, क्योंकि 6 के 4 फैक्टर है तो कम से कम 3 फैक्टर तो होने चाहिए ना। 3 से ज्यादा कितने ही हो, तो 6 के तो 4 फैक्टर है ना। 6 क्या माना जाएगा? भाज्य संख्या माना जाएगा। अब मैं बात करूँ अगला, 7 तो प्राइम नंबर में आ गया था। 8 बिल्कुल 8 होता है, क्योंकि देखो 8 के कितने फैक्टर होंगे? 8 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और 8 से डिवाइड होता है। 8 के 4 फैक्टर हो गए। अब बात करूँ 9, बिल्कुल 9 क्या होता है? कॉम्पोजाइट नंबर होता है। क्या स्टूडेंट दिक्कत आती है? कैसे? देखो 9, 9 के फैक्टर देखो, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, तो 9 के 3 फैक्टर हो गए ना। तो 3 फैक्टर ही तो चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 3 तो होने चाहिए। तो 9 के 3 फैक्टर है, तो 9 क्या माना जाएगा? एक भाज्य संख्या कैटेगरी में जाएगा। बिल्कुल 12 होता है, बिल्कुल 12 होता है। ऐसे 14 होता है, 14 को देख लेते हैं। 14 के फैक्टर कितने होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 7 होंगे, 14। 14 को तो भाई 4 फैक्टर हो गए ना, तो 14 क्या माना जाएगा? एक भाज्य संख्या कैटेगरी में जाएगा। ऐसे ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो बात करूँ सबसे बड़ा भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भाज्य संख्याएं आपकी समझ में आ गई होगी। तो मैं बात करूँ कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, स्मॉलेस्ट कंपोजाइट नंबर। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, रेलवे वगैरह में, CHSL में आ जाता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 4 एक इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है, बट 9 क्या है? 9 एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऐसी बात नहीं, 15 भी आएगा आगे, वो भी ऑड है। ठीक है, तो देखो इन सब बात, तो 9 को मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ क्या? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजाइट नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है। ध्यान रखना, रेलवे CHSL में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। तो बस ये है टोटल भाई प्राइम नंबर्स और अभाज्य, ये प्राइम नंबर्स और कंपोजाइट नंबर का मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में समझा दिया। मुझे नहीं लगता कि आप किसी स्टूडेंट को दिक्कत आई होगी। ठीक है, इतना डिटेल में तो आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा हुआ, ना ही आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ। ठीक है, बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। तो अब अगला कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है भाई, इसमें देखो कितना टाइम लगे, कम से कम 30 से 40 मिनट लगे, बट अब आपको ये हमेशा हमेशा के लिए हो गया भाई, के लिए अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, 2-3 कंसेप्ट हो रहा है बस, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 15-20 क्वेश्चन है, आधे घंटे क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने इतना डीप में पढ़ाया आपको कंसेप्ट। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर, इसका दूसरा नाम भी है को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। एक से ज्यादा नंबर की बात करूंगा तो संख्या है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स को, दूसरा नाम को प्राइम नंबर से बोल देता है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो दो संख्याएं क्या होंगी? आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे, आपस में को प्राइम नंबर्स होंगे, आपस में सह अभाज्य संख्याएं होंगी। वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल से बताता हूँ,
एग्जाम्पल ले लिया मैंने, सपोज करो छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, 5 और 6 ले लिया, 5 और 6, तो क्या ये से अभाज्य संख्या है क्या? तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ डेफिनेशन, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो संख्याएं क्या होंगी? से अभाज्य संख्या होगी। बोला ना से अभाज्य, यानी दोनों आपस में अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल लेता हूँ 5 6, तो क्या 5 6 से अभाज्य संख्या है क्या? तो इनके लिए डेफिनेशन क्या होगा? ऐसे दो संख्या जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो क्या 5 और 6 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन है? कॉमन मतलब इन दोनों में सम्मिलित है क्या? नहीं है। 5 और 6 में सिर्फ एक ही कॉमन है, तो एक क्या, तो ये 5 6 क्या होंगे? आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे। अब मैं बात करता हूँ अगर 16 और 25 की बात कर लेता हूँ, क्या ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं? बिल्कुल हैं। कैसे? मेरी डेफिनेशन क्या बोलती है? ऐसी दो संख्या जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो मैं देखूंगा कि क्या इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन है। तो 16 को ब्रेक कैसे लिख सकता हूँ? 4 गुना 4, और 5 को ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ? 5 गुना 5। क्या इन दोनों में कोई भी एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन आ रही है? भाई एक से, तो मतलब एक से गुना करूंगा तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, एक से गुना करूंगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो इनको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो क्या आप देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? यहाँ भी एक से गुना हो रही है, यहाँ भी एक से गुना हो रही है, तो दोनों में एक कॉमन है। एक के अलावा और तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना भाई। यहाँ 4 है, 4 है, 5 है, 5 है, 4 5 में तो कुछ भी लिंक नहीं होता। तो बिल्कुल 16 और 25 क्या होंगी? 16 और 25 रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे, था सहभाज्य संख्या होंगी। अब आपको कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, कई स्टूडेंट को कंफ्यूज आती है। 16 25 को मैंने क्या बोला? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, अतः से अभाज्य संख्या है। अब प्राइम नंबर्स आ रहा था, आप ये मत समझना कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, नहीं नहीं, दोनों प्राइम नंबर नहीं होंगी, दोनों आपस में प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। या प्राइम नंबर से मतलब ये नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर्स नहीं होनी चाहिए, नहीं नहीं, 16 और 25 आप इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कोई चीज कॉमन आ रही है क्या? नहीं आ रही। एक तो जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर्स हो, ठीक है। 16 और 25 मुझे इन दोनों में ही देखना है, इन दोनों में ही देखना है कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, ये दोनों आपस में प्राइम नंबर्स हों। उसके लिए क्या करना है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तभी ये दोनों क्या होंगी? आपस में क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। प्राइम नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि दोनों ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए, नहीं नहीं, दोनों आपस में अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये लिख रहे ना, दोनों आपस में, यानी कि साथ में, तो दोनों संख्याएं दोनों अभाज्य संख्याएं आपस में होनी चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में होनी चाहिए। दोनों अभाज्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक डेफिनेशन ये भी बोल सकता हूँ, ऐसी दो संख्या जिनके एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो दूसरी ये भी बोल सकता हूँ, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो, एचसीएफ एक हो, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात वही है, कुछ भी कॉमन ना हो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि मैंने 16 25 एग्जाम्पल लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 और 25 को डिवाइड कर दे, तो वो संख्या क्या होगी? तो संख्या एक ही तो होगी ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो एक ही होगी ना। देख लो आप, 16 और 25 को बड़ी से बड़ी संख्या एक ही होगी, इसके अलावा कोई सी भी नहीं होगी। तो 16 25 का एचसीएफ क्या होगा? एक आ गया। तो एक, तो 16 25 क्या माने जाएंगे? आपस में सह अभाज्य संख्याएं मानी जाएंगी, सहभाज्य संख्याओं कैटेगरी में आ गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, आपसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 35 42 का ले लेता हूँ। क्या ये दोनों संख्याएं आपस में सहभाज्य संख्याएं है? नहीं है। क्यों? तो देखो यहाँ पे 35 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 7 गुना 5। 42 को कैसे लिखता हूँ? 7 गुना 6। तो देखो यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने क्या बोला था? एक ही कॉमन होना चाहिए, एक तो भाई सब में उपस्थित होता है ना। तो यहाँ पे देखो 7 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या होंगे? ये रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 37 39 ले लेते हैं। तो बिल्कुल ये क्या होंगे? इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 37 39 क्या होंगे? 37 39 क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। मैं बात करता हूँ 37 41 की बात कर लेता हूँ। तो देखो अब ये दोनों प्राइम नंबर्स है, दोनों प्राइम नंबर्स है ना, इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है। 1 गुना 37 करो, 1 गुना 41 करो, तो एक तो दोनों में है ना। तो ये दोनों क्या होंगे? दोनों क्या होंगे? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे, और ये दोनों भी रिलेटिव प्राइम नंबर होंगे। तो अब देखो 39 तो क्या होता है? कॉम्पोजाइट नंबर होता है ना। तो देखो जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर्स हो, दोनों आपस में होनी चाहिए भाई, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होंगी? सहभाज्य संख्या होंगी। तो ये कंफ्यूज नहीं होना प्राइम नंबर्स को देख के, ठीक है।
तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ढेर सारे एग्जाम्पल करवा दिए, ठीक है। ऐसी दो संख्या है जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। एक तो भाई नंबर में उपस्थित होता है ना, 2 को 2 गुना 1 बोलो तो बात एक ही है ना, 10 को 10 गुना 1 बोलो बात एक ही है ना, ठीक है। अब यहां से एक चीज और है, वो देख लेते हैं। 2 लगातार संख्याएं आपस में, हमेशा लिख देता हूं, 2 लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम होती है भाई, को प्राइम नंबर्स होती है। पिछले साल दिल्ली पुलिस में पूछा गया था भाई क्वेश्चन, मतलब रेलवे इनमें पूछा जाता है डायरेक्ट कि 2 लगातार संख्याएं आपस में को प्राइम होती है। आप कोई सी भी 2 लगातार संख्याएं ले लीजिए, दुनिया की कोई सी भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, दोनों आपस में क्या होगी, को प्राइम नंबर होगी। कोई सी भी उठा के देख लीजिए, 5 देख लिया, 10 11 देख लिया, 70 71 देख लिया, 99 100 देख लिया, कुछ भी देख लो, 115 116 देख लिया, कुछ भी देख लो, 2 लगातार संख्याएं हमेशा क्या होंगी, को प्राइम नंबर्स होंगे। कैसे देखो, 70 71 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, 99 और 100 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 99 कैसे लिखता हूँ, 11 गुना 99, 100 को कैसे लिखता हूँ, 10 गुना 10। क्या इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ये क्या होंगे, आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। 5 है, तो ये ध्यान रखना, पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सका है कि 2 लगातार संख्या हमेशा क्या होंगी, को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल बताया। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग उतार लीजिए। अगली हेडिंग देख लेते हैं। मजा आ रहा है ना आपको नंबर सिस्टम पढ़ने में, इतना डीप में, इतना बेसिक से कहीं किए हो। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, हिंदी में कैसे बोलेंगे, जुड़वा भाज्य संख्याएं बोल सकते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, वे प्राइम नंबर्स जिनमें 2 का डिफरेंस हो, तो वो सभी प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऐसा प्राइम नंबर का पेयर जिनका डिफरेंस 2 हो। ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे 2 अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस 2, तो वो क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए, बोला ना, प्राइम नंबर का पेयर, मतलब ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का डिफरेंस हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 3 और 4, 3 और कितना ले लेता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे तो 3 5 है, बट मैं कुछ और बताने जा रहा था आपको। हाँ, 13 और 15, क्या ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर्स है, नहीं है। मैंने क्या बोलता आपको, देखो इनके बीच में बिल्कुल 2 का डिफरेंस है, बट ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। यहाँ पे दोनों नंबर मैंडेटरी है कि प्राइम नंबर होने चाहिए, तो 15 तो प्राइम नंबर है नहीं ना, तो क्या होंगे, ऐसे 2 नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, 17 19, बिल्कुल 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 17 19 हो गया, 29 31 हो गया, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, अर्थात ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2, ठीक है। तो बिल्कुल आपको डिटेल में समझा दिया मैंने। और लास्ट और देख लेते हैं भाई, फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
अब क्या देख रहे थे, लास्ट है भाई परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोल लो आप। परफेक्ट नंबर्स क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है? परफेक्ट नंबर्स अर्थात संपूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण बोल रहा है, पूर्ण संख्या संपूर्ण बोल रहा है। संपूर्ण संख्या क्या होती है? अगर किसी संख्या के गुणनखंड, अगर किसी संख्या के गुणनखंडों का योग खुद उस संख्या को हटाकर उस संख्या के बराबर आ जाए तो वो संख्या क्या होंगी? परफेक्ट नंबर होंगे। फिर से डेफिनेशन बोलता हूँ। मान लो मैं सपोज करो किसी संख्या के गुणनखंड करता हूँ, अगर मैं उनका योग करूँ तो उस नंबर को हटा दो। मैंने क्या बोला था, किसी भी संख्या का एक गुणनखंड तो होता है ना, खुद वो संख्या तो होती है ना, तो किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग उस नंबर को हटाकर उसके बराबर होना चाहिए, तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी? वो सभी संख्याएं परफेक्ट नंबर होंगे अर्थात संपूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे कि 6 ले लिया, तो 6 क्या है? 6 परफेक्ट नंबर है। कैसे? 6 के आप क्या करो, गुणनखंड करो। 6 के गुणनखंड 1 आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बिल्कुल 6 के गुणनखंड हो गए ना। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, किसी भी संख्या का आप गुणनखंड करो, जैसे कि मैंने 6 के गुणनखंड कर लिए, आप इनका सम करो। ठीक है, मैंने सम कर लिया। ठीक है, इनका सम कर लिया, तो उस संख्या को हटा देना। ठीक है, उस संख्या को हटा दिया तो ये जो सम है ना, इस संख्या के बराबर आना चाहिए। तो बिल्कुल आ रहा है, 3 2 5 6, बिल्कुल आ रहा है 6। तो डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग उस नंबर को हटाकर जो नंबर पूछा उसके बराबर आ जाए ना, तो वो क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर, वो सॉरी परफेक्ट नंबर होगा, संपूर्ण संख्या होगी। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 28। अब 28 का क्या करो आप? गुणनखंड करो। तो 28 का 1 होता है, अर्थात 28 किसकी संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होती है? 28 1 से डिवाइड होती है, 2 से होती है, 4 से होती है, 7 से होती है, 8 9 10 11 14 से होती है, इनसे होती है, और 28 से होती है। तो मैंने क्या बोला था, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग उस नंबर को छोड़कर उस संख्या के बराबर आ जाए तो क्या होंगे? संपूर्ण नंबर होंगे। तो देखो 14 7 21 4 25 2 27 1 28। ठीक है, तो 28 क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। ठीक है, तो पिछले साल सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, एक कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होगा 6। ठीक है, पिछली बार सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा, अब 6 हो गया, 28 हो गया। अगला मैं बात करता हूँ तो कितना आएगा? 496 आएगा। अगला बात करूँ तो मैं 496 आएगा। तो पिछली 496 ही है ना भाई। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ज्यादा 2 3 ही है, 2 3 याद करने हैं, फिर आगे तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तो पिछली बार सीएचएसएल में सवाल पूछा गया था कि 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर कौन सा होगा, तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आया था, तो 496 होगा। 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो ये आया था। तो अब ये तो 3 नंबर होगा। अगर इन फ्यूचर अभी पूछा नहीं गया 4 डिजिट का पूछेगा, तो 4 डिजिट का होगा 81 और 28। ठीक है, जनरली यही याद करना है आपको। ठीक है, ये याद ही करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ऐसे गुणनखंड करने लगे तो बहुत काफी टाइम निकल के जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। आप इन 3 के बारे में याद कर लेना। ठीक है, तो 6 क्या होगा? 6 सबसे छोटा परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन दे दी, किसी भी संख्या के गुणनखंडों को उस संख्या को हटाकर उस संख्या के बराबर आ जाए तो वो संख्या क्या होगी? एक परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन भाई। मैं देख लेता हूँ टाइम कितना होगा। है अभी टाइम, कर लेते हैं भाई, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 2 क्या 3 ही कर लेते हैं, अभी टाइम है ना। ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब देखना आपको ये थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट साबित होगी, अब आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आपको ना चीजें लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे रटने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखना आपको क्वेश्चन में कितने भयंकर भयंकर लॉजिक लगाने पड़ेगा। थ्योरी इजी लगी होगी बट अब क्वेश्चन पता चलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस परिमेय संख्या में निम्न में से किस
परमेय संख्या में अशांत पुनरावर्ती दशमलव है, अशांत पुनरावर्ती दशमलव है। पुनरावर्ती दशमलव है। बिल्कुल मैं एग्जांपल करा देता हूँ, वो ऑप्शन लिखा देता हूँ। ए क्या आएगा 1500/1600 और 15/1600। बी क्या है 23/8। सी क्या है 35/50। 17/6। एक क्वेश्चन है, निम्न में से किस परमेय संख्या में अशांत पुनरावर्ती दशमलव है। बिल्कुल हम लोग डिटेल में समझे कि परमेय संख्या क्या होती है। वे संख्या है जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सके अर्थात अंश/हर फॉर्म में लिखा जा सके। तो ये सभी संख्याएं परमेय संख्या है ना भाई, p/q फॉर्म में लिख दी। बट आगे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है कि ये संख्याएं अशांत पुनरावर्ती दशमलव भी होनी चाहिए। अशांत यानी कि वो दशमलव जो कभी खत्म ना हो, पुनरावर्ती यानी कि जो बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करे। तो ऐसा ऑप्शन देखना हमको। तो यहाँ से कंसेप्ट है वो बता देता हूँ। पहले इसको करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है वो देख लीजिए। कंसेप्ट क्या है, मेरे पास सपोज करो कोई नंबर है n। n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। अगर किसी भी नंबर n को, किसी भी संख्या को अगर मैं 2 या 5 से डिवाइड करूंगा ना, 2 या 5 से डिवाइड करूंगा ना, तो हमेशा ध्यान रखना टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, आप दुनिया की कोई सी भी संख्या ले लीजिए, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 को। ठीक है, जीरो तो आएगा नहीं वैसे भी। ठीक है, जीरो किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो तो बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है, तो आप कोई सी भी संख्या n है, अगर आप उसको 2 या 5 से डिवाइड करोगे ना, तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, अर्थात हमेशा क्या आएगा, शांत दशमलव आएगा, शांत दशमलव आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखता हूँ। n कुछ भी ले लेते हैं, सपोज करो 3 ले लिया, 3 को किससे डिवाइड कर लो, हम 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। तो देखो शांत आया ना, दशमलव के बाद में एक ही डिजिट है तो शांत दशमलव आया ना। किसी को भी डिवाइड कर लो आप, कोई सी भी संख्या ले ली, जैसे 25 ले ली, 25 को आप किससे डिवाइड कर लो, 25 को 2 से ही डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। तो देखो दशमलव के बाद में लिमिटेड नंबर आए अर्थात शांत दशमलव आई। ठीक है, किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो आप, 37 को डिवाइड कर लो, किससे कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 7 35 और 5 2 10, तो देखो शांत दशमलव आई। तो दुनिया की किसी भी संख्या को अगर मैं 2 5 से डिवाइड करूँ तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब बात करूँ, ये तो हो गया 2 और 5 से। हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि दुनिया की किसी भी संख्या को आप 2 या 5 से बनने वाली संख्याओं से भी डिवाइड करोगे ना, तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। जैसे कि 2 या 5 से बनने वाली जितनी भी संख्या है, अगर उन संख्याओं को मैं किसी भी नंबर से भाग दूं तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। जैसे कि कोई सी संख्या ले लेता हूँ मैं, सपोज करो मैंने ले लिया, और यहाँ पे ध्यान रखना n है ना, तो 2 या 5 का मल्टीपल, 2 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो 2 को अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो या तो दशमलव का चक्कर ही खत्म हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। ठीक है, जैसे कि 40 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो पूरा पूरा ही डिवाइड हो गया, तो दशमलव की कहानी खत्म हो गई। तो n क्या होना चाहिए, 2 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। वो तो इतना तो अंडरस्टूड हो, मतलब भाग नहीं जाना चाहिए, कुछ लगे न ऐसी संख्या ले रही है। ठीक है, मैंने दूसरा क्या बताया कि 2 और 5 से बनने वाली संख्याओं से भी अगर आप किसी संख्या को भाग दोगे तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं, जैसे कि कोई सा भी नंबर है, सपोज करो क्या ले लेते हैं, छोटा सा ही नंबर ले लेते हैं, 8 को सपोज करो मैं 40 से भाग दूं तो क्या आएगा। तो मैंने क्या बोला था, आप 2 या 5 से बनने वाली संख्याओं को किस संख्या से भाग दोगे तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो 40 का मतलब क्या होगा, 40 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, ब्रेक करो भाई, 2 कितना आएगा 20, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 5 40। तो देखो ये 2 और 5 से ही बन रहा है ना 40। तो मैंने क्या बोला, आप किसी भी नंबर को 2 या 5 से बनने वाली संख्याओं से, 40 से 2 या 5 से बन रहा है ना, इसमें 3 आ रहा है ना इसमें 7 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा ना, सिर्फ 2 ही और 5 आ रहा है। तो आप इस संख्या को भी किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे ना तो हमेशा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो इसका तो क्या मतलब होगा, 0 पॉइंट तो आ गया ना भाई। 8 की जगह कुछ भी रख लो आप, 8 की जगह मैंने रख लिया 11 रख लिया, 11 को 40 से डिवाइड करो आप, कितना आएगा यहाँ से 0, 4 दिया कितना हो जाएगा, 4 दूना 80, कितना आएगा फिर यहाँ से 30 आएगा। तो पूरा पूरा डिवाइड होगा भाई, 4 7 28, 280 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 4 5 20, देखो पूरा पूरा डिवाइड होगा ना।
तो आप मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि दुनिया की सभी संख्याओं को अगर 2 5 से डिवाइड करो तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, या फिर 2 और 5 से बनने वाली सभी संख्याओं से डिवाइड करोगे ना तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ से ये था, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। कोई सी भी संख्या n है, उसको अगर मैं 2 या 5 के अलावा डिवाइड करूं, एक्सेप्ट 2 या 5, अगर हम दुनिया की किसी भी संख्या को 2 या 5 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे ना तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है भाई, n इज ए नेचुरल नंबर। तो आप n को 2 या 5 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे ना तो हमेशा क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा। तो क्या आएगा यहाँ से, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, आप 2 या 5 के अलावा किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे ना तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, कभी खत्म नहीं होगा, बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ आपको, कोई सी संख्या ले ली, मैंने छोटा एग्जांपल लेता हूँ, 3 ले ली। ठीक है, 3 को किससे डिवाइड करूँ मैं, 3 को मैं 9 से डिवाइड कर लेता हूँ तो कितना आएगा यहाँ से, 1/3 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 0.3333 ऐसे इनफाइनाइट जाएगा ना। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बट रिपीटिंग हो गया। तब पॉइंट के बाद में देखो ना, 3 रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या बोला यहाँ से कि आप किसी भी संख्या को अगर 2 या 5 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तब दशमलव कभी खत्म नहीं होगा, बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा। तो बार बार एक ही पैटर्न को क्या करेगा, रिपीट करेगा। और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, 5 बटे कितना कर लेता हूँ, 5/3 कर लेता हूँ। तो हम भाग दे के देख लो इसको, कितना आएगा, 3 दूनी, सॉरी हाँ ना, पता नहीं दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा, 3 एकम 3 कितना आएगा, ये आएगा ना 0.6666। तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, दशमलव कभी खत्म नहीं हो रहा, इनफाइनाइट जा रहा है, बट रिपीटिंग। दशमलव के बाद में देखो सेम संख्या रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, 5/3 क्या है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो मैंने यहाँ से क्या बताया, दुनिया की किसी भी संख्या को 2 या 5 के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे ना तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, अर्थात कभी दशमलव खत्म नहीं होगा, बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट बता दिया। वो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग डेसिमल तो किसी में होता है, वो इरेशनल संख्याओं में होता है, वो अपरिमेय संख्याओं में होता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, इनमें से किस परिमेय संख्या में आसान पुनरावृत्ति दशमलव है। तो मैं देखूंगा 1500/1600, सॉरी 15/1600। तो 1600 तो भाई 2 या 5 से तो मिलकर बना गया है। कैसे, 1600 कैसे करता है, 4 × 4 और 25 चौको 100 गुणा 25। तो यहाँ से देखो 4 में 2 है और 25 में 5 है, तो 1600 तो क्या है, सिर्फ 2 या 5 से ही मिलकर बना गया है। तो यहाँ से तो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो ऑप्शन ही हट गया। 8 भी देखो 2 से मिलकर बना है, 50 भी 2 और 5 से बनकर 6। 6 का मतलब क्या हो गया, 2 × 3 हो गया ना। तो देखो 3 आ रहे हैं ना, 2 के अलावा भी किसी नंबर, 2 के अलावा 3 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, 2 5 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कि भाई आसान पुनरावृत्ति दशमलव सिर्फ इसी ऑप्शन में आएगी। मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में समझाया। तब तक आप लोग उतार लीजिए, मैं टाइम में देख लेता हूँ कितना हो गया। भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल डिटेल में बताया मैंने आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर खत्म करेंगे आज का लास्ट। ठीक, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं भाई। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n इज ए नेचुरल नंबर, तो वैल्यू निकालने तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √n। तो √n है, ऑप्शन लिखाता हूं मैं। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ऑप्शन बी। भाई ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में ये,
मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए नहीं थ्योरेटिकल, क्योंकि हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, बट वो थ्योरी जो मैंने कराई थी ना, उन सबसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर की किताब में देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बट थ्योरी वही रहेगी, इस वजह से मैंने लिया नहीं। ठीक है, तो बी देख लेते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, थ्योरी वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेना, मैंने आपको बिल्कुल थ्योरी डिटेल में डिस्कस की, क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम जाएगा अगर मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो। बट मैंने थ्योरी आपको इतने बिल्कुल क्लियर वे में बताई कि आप उन क्वेश्चन को खुद से कर पाओगे। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं। हमेशा एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी देख लेते हैं, या तो प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स मींस 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये क्या हो गए, ये प्राकृतिक संख्या होगी। तो रूट n है, तो रूट n क्या है, तो बिल्कुल ऑप्शन में देखना है। तो n को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, बट आप n नेचुरल नंबर मानना, बाकी 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट में से आप n की वैल्यू कुछ भी रख के देख लीजिए। ठीक है, तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या है। सपोज करो मैं n को क्या मान लेता हूँ, कुछ ही मान लो आप, n को मैं 47 मान लेता हूँ। भाई 47 भी तो नेचुरल नंबर ही है ना, तो क्या अगर मैं 47 का अंडर रूट करूँ तो क्या आएगा, 47 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो होता नहीं है, तो क्या आएगा इसका, तो ये क्या आएगा, डेसिमल में जाएगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी नहीं, तो क्या आएगा यहाँ से, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। भाई रूट 47 का वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आएगा, इरेशनल संख्या है, तो इसका एग्जैक्ट मान निकलेगा। तो ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा भाई, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या तो वो होगी ना जो इंटीजर्स वैल्यू होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन दे देख लेते हैं, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, ये भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं रूट 47 को अगर मैं परिमेय संख्या होती नहीं है तो इरेशनल संख्या हो गई, तो ऑप्शन बी भी हट गया। हमेशा क्या परिमेय संख्या होगी, ये भी नहीं है, क्योंकि सपोज करो मैं एन की वैल्यू में 25 मान लेता हूँ, तो रूट 25 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो ये तो क्या होगी, ये तो परिमेय संख्या हो गई ना, तो ये ऑप्शन कट गया। तो अब बचा ऑप्शन डी, या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी या एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल ये ऑप्शन राइट हो जाए। कैसे, प्राकृतिक संख्या होगी या एक अपरिमेय, सपोज करो मैं 16 मान लेता हूँ, 16 का वर्गमूल लूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 क्या एक प्राकृतिक संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या भी होगी, 31 मानूंगा, रूट 31 क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगी। तो या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी या एक अपरिमेय संख्या होगी, बट हम ये नहीं बोल सकते कि हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से, बिल्कुल आपको इसी वजह से मैंने आपको थ्योरी इतनी डिटेल में डिस्कस की। आज के लिए इतना ही, तो कल करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय एवरीवन।